हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नॉलेज पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई उससे भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सीरीज़ में मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करूँगी, जिसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे। इस चैप्टर का ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आई बटन में उसका मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको लिंक कर दिया है, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द नॉलेज पॉइंट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट डज इकोनॉमिक डील विद, इकोनॉमिक किससे डील किया जाता है, क्या उसके इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट मैं आपको एक बताऊंगी और इसमें कुछ की क्वेश्चंस है इन इकोनॉमिक्स जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमिक डिपेंड की जाती है, और लास्ट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या रोल होता है वो भी आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट डज इकोनॉमिक डील विद, इकोनॉमिक इससे डील है। द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओनिकोमिया which is turn is composed of two words, ukos which is usually translated as a household and the inme which is best translated as a management। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन in terms of production and consumption of goods and services and the flow of money। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी एक कंट्री और एक रीजन का स्टेट डिफाइन करता है, और वो स्टेट किस टर्म में होता है कि जो भी प्रोडक्शन और कंजप्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का और मनी का फ्लो किस तरीके से किया जाता है, पूरा मैनेजमेंट, उसी को हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक बोलते हैं। सो द इकोनॉमिक रिफर्स टू द हाउस होल्ड कंजप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, in the case of limited resources and unlimited wants, not just families but also the nation must plan how to use their resources efficiently। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में 4 लोग हैं बट अर्निंग पर्सन सिर्फ एक है, तो यहाँ पे जो आपके पास अर्निंग का सोर्स है वो तो लिमिटेड है, बट यहाँ पे जो 4 लोग हैं उनकी जो वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। अगर आपके अर्निंग पर्सन की जो सैलरी है वो 20,000 है, तो यहाँ पे 20,000 जो है वो 4 लोगों की नीड्स को पूरी नहीं कर सकता आज के टाइम पे। तो यहाँ पे भी सेम इंडिविजुअल के बारे में बताया गया, हाउस होल्ड के बारे में। तो वैसे ही जब एक कंट्री रन करते हैं तो उसमें भी इकोनॉमी का एक मेजर रोल होता है। और इन केस जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज घर में होते हैं, वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी कंट्री के पास भी होते हैं। बट जैसे कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट उसको यूज करने की जो लोग है, जो पीपल है, वो कैसे है, अनलिमिटेड है। इट मीन्स अनलिमिटेड उनकी वांट्स है। तो वैसे ही फैमिली ही नहीं बट एक नेशन को भी जो है वो एक इफेक्टिव रिसोर्सेज का यूज करना आना चाहिए। एंड सिंस resources have competing use, individual enterprises and government must decide how to best to allocate them, as this decision affect the well-being of people and society as a whole। और जिस तरीके से रिसोर्सेज जो है वो कम है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट को उनको किस तरीके से अलोकेट करना है, किस तरीके से उसके रिलेटेड डिसीजन लेना है ताकि पीपल का वेलबिंग हो और पूरी सोसाइटी को हम लोग साथ लेके चले, उसको हम लोग इकोनॉमी कंसीडर करते हैं। एंड द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज हाउ चॉइसेस आर मेड बाय ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स। और जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन है उसमें हमें यही सिखाया जाता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से इफेक्टली यूज करके हम लोग जो नीड्स और वांट्स है उनको सेटिस्फाई करें। इट एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटीज कंज्यूम्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिएक्टेड इन एन इकोनॉमी। यहाँ पे इकोनॉमिक एंटिटीज का मतलब क्या है, who one who participates in economic activity, for example producer, consumer, government and enterprises। यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्टडीज है वो किस तरीके से चॉइसेस मेड किए जाते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके, ये आपको इकोनॉमिक एंटिटीज में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, for example, how people work and earn wages, how wealth and resources are distributed, how prices are determined in the market, how education and technology derive investment, and how government policies and trade influence price in the market, employees and so on। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स बताए गए कि पीपल अपना वर्क कैसे करते हैं, वेजेस कैसे अर्न करते हैं, किस तरीके से वेल्थ और रिसोर्सेज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस हैं।
However, good decision rely on data analysis, not guesswork. सीधी सी बात है कि आपके जो भी डिसीजन होंगे वो डेटा और एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होंगे। सीधा सीधा आप तुक्के नहीं लगा सकते, गेस वर्क नहीं कर सकते। For example, families allocate their money between essential items and non-essential items. जैसे कि फैमिली जो है वो यहाँ पे अपने सेविंग को जो है अपना जो मनी है उसको एसेंशियल आइटम्स में जैसे कि फूड, मेडिसिन, स्कूल सप्लाईज हो गया उसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। नॉन एसेंशियल आइटम्स में जैसे कि रेस्टोरेंट मील हो गया, ज्वेलरी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया और सेविंग में जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है, अलोकेट करती है अपनी पूरी इनकम को, उसी तरीके से कंट्री जो है वो भी ऐसे ही करती है। Government use revenue from taxation to plan expenses on infrastructure and welfare program. Government कौन रन करता है? हम रन करते हैं। हम जो टैक्सेस भरते हैं उसी से गवर्नमेंट चलती है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं वो भी हमारे पैसों से बनते हैं। उसी तरीके से बिजनेस स्टडीज मार्केट ट्रेंड्स एंड न्यू इनोवेशन फॉर बेटर सर्व customers and make profits. Economic studies the available alternatives, associate opportunity cost, potential outcomes to help individuals, enterprises and institutions market decision. Economic studies जो है वो उनके other alternatives पे हो गया, opportunity cost पे हो गया, potential outcomes to help individuals, इन सब के ऊपर वो डील करता है। And they use data from government reports like economic survey, financial statement of companies and their analysis help to understand the potential risk and opportunity. यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती है जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए कंपनी के, उनके ऊपर वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके इन सारी चीजों के ऊपर एक थियरी बनाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे सोर्स ऑफ, यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इकोनॉमी है जिसमें इकोनॉमी किसके ऊपर डील करता है, जैसे कि यहाँ पे आपके आ गया पॉलिसी मेकिंग की गाइडिंग गवर्नमेंट ऑन टैक्सेशन ऑन वेलफेयर स्पेंडिंग हो गया, जो भी रिसर्च एंड एजुकेशन है कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स को स्टडी करना, एक दूसरे को सिखाना और इकोनॉमिक बिजनेस कंसल्टेशन में कि जो भी फर्म है उनको ग्रोथ में हेल्प देना, इम्प्रूव करना उनकी इफिशिएंसी और फाइनेंस में जो भी इन्वेस्टर्स है उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सबको गाइड करने का काम कौन करता है? इकोनॉमी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक इकोनॉमिक सर्वे है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें बताया गया है द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट prepared by the Ministry of Finance and presented in Parliament before the Union Budget. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है वो एक इम्पॉर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट होता है। एनुअल डॉक्यूमेंट इट में साल में एक बार आने वाला, जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करते हैं और उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं बिफोर यूनियन बजट में। यूनियन बजट यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास दो तरीके के बजट आते हैं, एक इंटरिम बजट आता है और एक हमारे पास यूनियन बजट आता है। यूनियन बजट में आपके पास पूरे साल का बताते हैं और इंटरिम बजट में आपको फर्स्ट 6 मंथ का बताते हैं। It reviews the country's economic performance during the past year and analyzes various sectors of economic such as agriculture, industry, service and other areas like employment, inflation, education, health, infrastructure, etc. यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कि पास्ट ईयर में हम लोग ने क्या सेक्टर्स में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो, हेल्थ, एजुकेशन, उन सारी चीज़ों के ऊपर उसमें लिस्ट बनाई जाती है। It discusses future challenges and opportunity for the economy. Future challenges है, opportunities for the economy के ऊपर discuss होता है। It helps people understand how Indian economy is performing and what steps of government may take to improve growth and development. यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है और गवर्नमेंट क्या मेजर रोल प्ले करती है, क्या वो स्टेप्स लेती है इसको फर्दर क्लासिफाइड करने के लिए। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द अपकमिंग यूनियन बजट बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंसाइट्स फॉर पॉलिसी मेकर्स वाइल मेकिंग पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जो भी इसके बाद यूनियन बजट आता है, ताकि हमें एक रोड मैप मिल जाता है कि आगे हमारे संग क्या होने वाला है हमारी इकोनॉमी में। It also influence for citizen as it explains economic data in a clear manner. ये एक citizen के लिए भी useful होता है क्योंकि ये एक economic data को clear way में बताता है। You can also have look the latest economic survey. आप इनकी वेबसाइट है, आप इस पे जाके latest economic survey भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने आपको economic survey की रिपोर्ट में क्या बताया जाता है वो बता दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक की क्वेश्चन इन इकोनॉमी।
की क्वेश्चंस इन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसके लिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो यहाँ पे की क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी में आता है। इट मीन्स कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स हैं और उसकी वजह से स्कैरसिटी आती है। स्कैरसिटी की वजह से हमें उसमें चॉइस करना पड़ता है। चॉइस भी हमारे पास 3 तरीके की होती है। पहली जो चॉइस होती है वो हाउ टू प्रोड्यूस है, व्हाट टू प्रोड्यूस है एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस है। इट मीन व्हाट टू प्रोड्यूस में कि हमें किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उसका डिसीजन किया जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस में मतलब कि हमारे जो भी बेस्ट रिसोर्सेज है विद द सफिशिएंट मेथड हमें उसको कैसे प्रोड्यूस करना है और फिर डिसाइड करना है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका बेनिफिट जो है वो किसको मिलेगा। ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, की क्वेश्चन इन इकोनॉमी में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें बताया गया है, पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है, दिस फंडामेंटल क्वेश्चन कंसर्न्स विच गुड्स एंड सर्विसेज and in what quantities should be produced to meet the needs of a economy for a given period। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो इस बात पे कंसर्न करता है कि हम किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज और किस क्वांटिटी में हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो भी हमारी नीड्स है इकोनॉमी की उसको वो फुलफिल करे फॉर अ गिवन पीरियड। फॉर इंस्टेंस, should farmers produce water intensive crops such as sugarcane and rice for or drought resistant crops such as millet and pulses। यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या फार्मर्स जो है वो वाटर इंटेंसिफाई क्रॉप जैसे कि जिसमें वाटर ज्यादा लगता है जिसको ग्रो करने में, जैसे कि शुगर केन हो गया, राइस हो गया, या तो फार्मर जो है वो ऐसे क्रॉप उगाए जिसमें ड्रॉट सिचुएशन में भी वो हो जाए जैसे कि मिलेट्स हो गया और पल्सेस हो गया। Next है, producing sugarcane yields high profit and supportive industries such as sugar, whereas producing millets and pulses saves water, improve soil health and promote sustainability agriculture। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर वो शुगर केन करता है तो शुगर केन हमें हाई प्रॉफिट देता है जो यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए। बट अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मिलेट्स को और पल्सेस को तो वो यहाँ पे सेव वाटर तो करता है, वो इम्प्रूव भी करता है सॉइल हेल्थ को और प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने मेरे लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन की थी। ये समझाया था कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, फॉर सपोज ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास और ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 में अगर आप शुगर केन ग्रो करते हो और ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप पल्सेस को ग्रो करते हो तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे हम लोग जो लैंड है वो सफिशिएंट है, वाटर सफिशिएंट है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट है। या तो आप शुगर का ज़्यादा प्रोडक्शन करके पल्सेस को कम कर दो या तो आप पल्सेस का प्रोडक्शन करके शुगर को आप कम कर दो। तो हम लोग जो हमारी लिमिटेड वांट्स होती है, सॉरी, जो भी हमारी अनलिमिटेड वांट्स होती है, बट उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सामने रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो हमें जो डिसीजन है वो इस तरीके से लेना है कि हमारी जो डिमांड है वो किसकी ज़्यादा है, किसमें हमें क्या चीज़ जो है वो पीपल के वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड्स एरिया में जाती है। क्यों डाउनवर्ड्स एरिया में जाती है? फॉर सपोज अगर आपका जो शुगर केन है उसका आप प्रोडक्शन 100% कर रहे हो उस लैंड पे, तो अगर आप 100% शुगर केन कर रहे हो तो क्या आपके पास पल्सेस उगाने की जगह होगी? नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे शुगर केन को रखते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग पल्सेस को रखते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा और इसी जो कर्व सरफेस में ये जो चीज जाती है उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक चीज का प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं तो दूसरे को सामने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दूसरे प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसी को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मैंने उसको लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे भी मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू उसका बता दिया। Here, the opportunity cost producing sugarcane like a foregone grains and save water and improve soil health. This type of decision reflects the trade-off between the short-term economic gains and long-term sustainability by according to the opportunity cost at the various alternatives. Similarly, trade-offs have two
made by companies, government, and consumers. This question for whom to produce delivers into the purpose of goods and services produced, how they produce and distributed, for whom benefit for their production. ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसे मैं कंटिन्यू. Since resources are limited and people have different needs, income levels, tastes, and lifestyle producers decide which group of consumer they want to serve. जिस तरीके से रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, बट जो पीपल की नीड्स है वो डिफरेंट होती है. डिपेंड करता है उनके इनकम लेवल के ऊपर, उनके टेस्ट प्रेफरेंस के ऊपर, उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर. इसलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को वो चीज़ हमें सर्व करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे शूज आर कॉमन प्रोडक्ट, but the different types of shoes are produced for the different groups of people depending on their needs and purchasing power. जैसे कि शू मेकर्स जो है, शू का जो काम है वो कॉमन एक मार्केट है, बट शू में भी आपको अलग अलग वैरायटी मिलती है. कोई सस्ता शू मिलेगा जिसकी क्वालिटी कम होगी, कोई महंगा शूज मिलेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी. तो अगर हम लोग महंगा अफोर्ड कर सकते हैं तो हम महंगा लेंगे, बट हर कोई महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई सस्ता लेगा. तो वही यहाँ पे उनकी परचेसिंग पावर और उनकी ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है. जैसे कि स्कूल शूज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोड्यूस किया जाता है. उनका डिज़ाइन सिंपल होता है, ड्यूरेबल होता है और अफोर्डेबल होता है. बट जो ऑफिस शूज होते हैं उनको वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बनाया जाता है. उनका वर्किंग शूज का काम क्या होता है? कंफर्ट देना, फॉर्मल अपीयरेंस देना, क्वालिटी देना. इसलिए लेदर्स के जो पॉलिश्ड मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं. स्पोर्ट्स शूज जो हो गए वो एथलीट्स और फिटनेस एंथुसियास्टिक्स के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं. एंड दे आर डिजाइंड यूजुअली स्पेशल रबर सोल, लाइट वेट मटेरियल प्रोवाइड हाई ग्रिप फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट. नेक्स्ट है जो कैजुअल शूज और स्लीपर्स होते हैं उनको डेली यूज के लिए उनके कंफर्टेबल येट अफोर्डेबल के लिए बनाया जाता है. तो ये जो डिसीजन है कि कौन को किसका क्या प्रोड्यूस करना है वो मटेरियल यूज के ऊपर अफेक्ट करता है. ठीक है, आई होप आपको एक शू वाले एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस में किस तरीके से उसको प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ पे आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस इट, विच मेथड्स रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड शुड बी. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब आपको ये डिसाइड हो जाए कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो मेन क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस दिस. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर्स होता है वो ऑटोमेट्स प्रोसेसेस करता है और वो एम्प्लॉय करता है मोर लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स. टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रोड्यूसर मस्ट सिलेक्ट द राइट मिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. आपको ये चीज पता है कि अगर आप अपने घर में अभी आप पेंसिल लेके बैठे हो या फोन लेके बैठे हो, उसको बनाने के लिए भी आपको कोई भी लैंड, लेबर, फैक्टर या एंटरप्रेन्योर का यूज किया जाता है. इट मीन्स कि अगर आप छोटी सी सुई से लेके बड़ी इंडस्ट्रीज हैवी मशीनरी की भी बात करें तो उनमें ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करके ही बनाया जाता है. और उन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके पास टोटल यहाँ पे 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं. जिसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो है लैंड का. लैंड का मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर होता है उसको हम लोग लैंड कंसीडर करते हैं. सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है लेबर. इन चारों का यूज करके कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग बना सकते हैं. लेबर में आपके पास ह्यूमन एफर्ट्स आ जाएंगे. कैपिटल में आपके जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करके जैसे कि मशीनरी हो गया, टूल्स हो गए, बिल्डिंग हो गए, ये सारे कैपिटल में आते हैं. और एंटरप्रेन्योर्स में आपके बिजनेस ओनरशिप्स आ गए. जो भी पर्सन हाईली क्वालिफाइड है एज अ एंटरप्रेन्योर काम करने के लिए उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. ठीक है, तो इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हुए हम लोग उसमें बनाते हैं. एंड प्रोडक्शन कैन बी लेबर इंटेंसिफाइड और कैपिटल इंटेंसिफाइड. लेबर इंटेंसिफाइड में जिसमें हम लोग मशीनरी का कम यूज करके लेबर का ज्यादा यूज करते हैं. और कैपिटल इंटरप्राइज में क्या होता है कि जिसमें हम लोग मशीनरी और टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमंस. यूजुअली इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट रिले मोर ऑन लेबर. जैसे कि अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट की, वो लेबर के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है. बट जो स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर हो गया, वो मशीनरी के ऊपर ज्यादा होता है.
However, the choice of production technique employed depends on the cost of capital, choice of technology and nature of product. यहाँ पे आपको किस मेथड को यूज करना है वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, आपके चॉइस के ऊपर. Next है the availability of various factors of production and their relative cost, and the laws as well as regulation in the country determines the decision by entrepreneur to address this question. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी अवेबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, उनके रिलेटिव कॉस्ट के लिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कंट्री के, जो भी डिसीजन एंटरप्राइजेस लेगा उसके ऊपर इन 3 क्वेश्चन को वेरी करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए लास्ट है हमारे पास a garment manufacturer must chosen between labor intensified and capital intensified method to production. अगर कोई भी गारमेंट मैन्युफैक्चर है तो उसको ये देखना होगा कि उसको लेबर इंटेंसिफाई ज़्यादा चाहिए या उसको कैपिटल इंटेंसिफाई ज़्यादा चाहिए. अगर मशीनरी उसको एक्सपेंसिव लगती है तो उसको फर्म को किस पे रिले होना पड़ेगा, लेबर पे रिले होना पड़ेगा. बट मशीन्स अगर उसके लिए अफोर्डेबल बन जाएगी तो वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑटोमोशन पे शिफ्ट हो जाएगा. It means capital intensified पे shift हो जाएगा. The choice also depends on the level of technology. Available advanced technology encourage machine use while the limited technology leads to the manual production. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो चॉइस है वो इस पे भी डिपेंड करती है कि किस तरीके से आपका टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, किस तरीके से आपको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी है. अगर वो यूज नहीं करनी है तो आप लेबर पे शिफ्ट हो सकते हैं. द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट टू एज कस्टमाइज्ड और डिजाइनर क्लोथ्स रिक्वायर स्किल्ड लेबर वेयर द मास प्रोडक्ट्स गारमेंट आर बेस्ट सुटेबल फॉर द मशीन्स. अगर जैसे हम लोग उसमें भी बाइफर्केट करके रख चले कि जैसे कि जो भी आपको हैंडी वर्क करना है या कोई भी कस्टमाइज्ड डिजाइनर होता है तो वो मशीन से ज्यादा लेबर पे भरोसा करता है, क्योंकि उसमें लेबर का ज़्यादा जितना हैंड वर्क होगा उतना वो चीज़ अच्छे से रहेगा, तो वो लेबर पे शिफ्ट हो जाएगा. बट अगर आप किसी मास में मतलब किसी बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो एक चीज़ को, जैसे आप डिमार्ट में जाते हो, आपको 99 वाली टी-शर्ट्स मिलती है, वो सारी मशीनरी मेड होती है ना? तो वो एक इसका एग्ज़ाम्पल है. Additionally, if labor is cheap and easily affordable, labor intensified methods are preferred. अगर आपका लेबर चिप है, इजीली अवेलेबल है तो वो लेबर मेथड पे इंटेंसिफाइड करेगा. अगर लेबर कॉस्टली है, मशीन से उनका काम चल सकता है तो वो मशीन पे शिफ्ट हो जाएंगे. द गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन सच एज लेबर लॉज और incentives for machinery also influence this decision. जो भी गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस है वो लेबर लॉज और इंसेंटिव्स फॉर मशीन्स के लिए भी इन्फ्लुएंस करते हैं इस डिसीजन को. अगर वो उनको सस्ता पड़ता है तो वो चीज़ उस पे शिफ्ट हो जाती है. ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये जो पूरा लेक्चर है वो कंप्लीट क्लियर हुआ होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.